हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं पिछली क्लास में हमने फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था और उसके इंट्रोडक्शन में हमने काफ़ी कुछ सीखा। आज की क्लास में हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसी फैक्टर्स या ऐसी चीज़ों के बारे में बात होगी जो कि किसी मैनेजर के फाइनेंसिंग डिसीजन के ऊपर असर डालता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स देखिए, हर कंपनी के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है हर कंपनी को देनी ही होती है। अब फाइनेंसिंग डिसीजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सी कॉस्ट की बात आ रही है? यहाँ पर कि उधार लेने में बेसिकली, ठीक है, फाइनेंसिंग मतलब है कंपनी को उधार लेना है। तो उधार लेने में कौन सा ऑप्शन सस्ता पड़ रहा है बेसिकली, ठीक है, कौन से ऑप्शन में कॉस्ट जो है वो कम लगेगी? सो कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज आर डिफरेंट। शेयर्स से जब आप पैसा उठाते हैं तो अलग कॉस्ट लगती है, डिबेंचर से जब आप पैसा उठाते हैं तो अलग कॉस्ट लगती है, उसी तरह बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो अलग कॉस्ट लगती है। तो कौन सा सबसे सस्ता ऑप्शन है, उसी के बारे में जो ऑप्शन होते हैं, उसी के बारे में जो विचार होते हैं, वो फाइनेंसिंग डिसीजंस में आते हैं और ये कॉस्ट फाइनेंसिंग डिसीजन को पर असर डालेगी। आगे बढ़ेंगे। अब प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजर जनरली प्रेफर्स द चीपेस्ट सोर्स। तो जो समझदार, देखिए प्रूडेंट मतलब होता है जो भविष्य के बारे में सोच के चलता है, उसको प्रूडेंट बोलते हैं। तो प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजर जो भी होगा स्टूडेंट्स, वो सबसे सस्ता ऑप्शन चुनेगा। अब इसमें से वो कंबाइन करेगा कि उस समय शेयर में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, शेयर से पैसा उठाने में, या डिबेंचर से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर कॉस्ट कम होगी तो जो फाइनेंसिंग होगी वो ज़्यादा होगी, अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो उस समय फाइनेंसिंग वो ऑप्शन में कम होगी। ठीक है, चलिए सेकंड ऑप्शन देखिए, रिस्क। अब ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है स्टूडेंट्स। रिस्क मतलब कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो ज़्यादा रिस्कियर होते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने किया था कि बोरोड फंड्स को, उधार वाले फंड्स को हम ज़्यादा रिस्की मान के चलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें आपको फिक्स्ड कॉस्ट देनी ही होगी। ठीक है, इंटरेस्ट याद होगा आपको, इंटरेस्ट जो होगा वो हमेशा देना ही होगा। अगर कंपनी को नुकसान भी हो जाता है स्टूडेंट्स, तो इसमें कंपनी को जो पहले पैसा जो है बोरोड फंड वालों को देना ही होगा, चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट की बात करें या उनके ब्याज की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें, देना ही होगा। तो ये रिस्की हो जाता है। क्लियर है? हालांकि शेयर होल्डर फंड में क्या होगा? शेयर होल्डर फंड में हम लोगों को बोल सकते हैं इस साल हमको फ़ायदा नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है, तो हम आपको डिविडेंड नहीं दे सकते। क्लियर? तो रिस्की ज़्यादा हो गया। उसी तरह फाइनेंस मैनेजर ऑल्सो कंसीडर द रिस्क इन्वॉल्व विथ वेरियस सोर्सेस। सो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर देखिए रिस्क ज़्यादा होगा तो फाइनेंस कम उठाएंगे, और रिस्क कम होगा तो फाइनेंस ज़्यादा उठाएंगे उस वाले ऑप्शन से। क्लियर है? चलिए तीसरा ऑप्शन बढ़ते हैं जल्दी से। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है ऐसा खर्चा जो बिजनेस के मेन काम को चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, हर बिजनेस का एक मेन काम होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्नीचर के बिजनेस का मेन काम हो गया फर्नीचर बनाना, लकड़ियां लाना और उनको कीलो से जोड़ के एक फर्नीचर तैयार करना। अब इसके अलावा कुछ ऐसे भी काम होते हैं या कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जो मेन काम के नहीं होते। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा हुआ है जो कंपनी का हिसाब किताब करता है, उसकी सैलरी आप देंगे, लेकिन वो मेन काम में हमारा हिस्सेदार नहीं है, वो फर्नीचर थोड़ी बनाएगा जाके। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमेशा याद रखिएगा जो बिजनेस का मेन काम होता है उसमें लगती है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? ऐसा ऐसी कॉस्ट जो हमेशा लगती है। एग्जाम्पल, रेंट आपको हमेशा देना होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है कंपनी का तो प्रीमियम भी आपको देना पड़ता है रेगुलर। सैलरीज भी आपको हमेशा देनी होगी। सो स्टूडेंट्स, कंपनी जो भी फर्म है विद हाई एफओसी मतलब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट शुड अवॉइड फिक्स्ड कॉस्ट फाइनेंस सच एज डेट। अब एक चीज देखिए, इनको पहले ही जो भी पैसा आएगा इनके पास, जो भी कैश आएगा इनके पास, इनको रेंट निकालना है, इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, सैलरीज देनी है, और भी कई तरीके के खर्चे हैं जो इनको करने हैं। तो क्या इनके पास ज़्यादा पैसा बचेगा? नहीं स्टूडेंट्स। तो ऐसे में क्या करना है इनको? इनको डिबेंचर से पैसा नहीं उठाना। क्लियर? देखिए, एफओसी अगर ज़्यादा है
वैसे ही खर्चे ज़्यादा हैं तो डिबेंचर से, डेट से मत उठाओ। क्यों? क्योंकि आपको इनको भी तो देना ही पड़ेगा। आप इतने सारे खर्चे लेके चल रहे हो, उसके अलावा आप डेट से भी पैसा उठाना चाहते हो, तो ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, एक और खर्चा आप अपने सर पे ले रहे हो। तो एफओसी अगर कम है तो आप डेट से उठा सकते हैं, और शेयर से यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, शेयर से यहाँ पे कम हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, शेयर से उठाने में क्या फ़ायदा होगा? कंपनी को, शेयर वालों को तो कुछ पैसा देना नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि उनको तो शेयर मिल चुका है कंपनी का, तो नुकसान में भी वो भागीदार हो गए। तो ऐसे में यहाँ पर बड़े ध्यान से ये वाला पॉइंट आपको समझना है कि मैनेजर क्या सोच के, कौन-कौन से पॉइंट सोच के अपना डिसीजन लेते हैं। आगे देखेंगे, फर्म विद लो एफओसी शुड कंसीडर डेट फाइनेंस। क्लियर हो गया होगा आपको? अगर कंपनी के पास ऐसे खर्चे कम हैं, तो ऐसे में क्या होगा स्टूडेंट्स, वो उधार से पैसा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनको उधार का इंटरेस्ट देने में भी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सो 4 में अगर आप देखें, यहाँ पर लिखा है फ्लोटेशन कॉस्ट। इसके बारे में लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। ये फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादातर शेयर्स इशू करते समय अलग से जो खर्चा होता है वो होती है। एग्जाम्पल, अंडर राइटिंग एक कमीशन, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, लिस्टिंग चार्ज एटसेट्रा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, ड्यूरिंग द इशू ऑफ सिक्योरिटी, इशू ऑफ सिक्योरिटी मतलब हो गया शेयर की ही बात हो रही है यहाँ पे। तो जब शेयर से कंपनी पैसा उठाना चाहती है तो कंपनी इतनी आसानी से किसी को शेयर इशू नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ने बहुत तरह के रूल बना रखे हैं, कंपनीज एक्ट में बहुत सारे रूल्स हैं, जो आसान नहीं होता कंपनी के लिए शेयर से पैसा उठाना। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर राइटिंग कमीशन उनको देना होता है जो गारंटी ले रहे हैं आपकी कंपनी की, आपकी कंपनी बहुत अच्छे तरह से काम कर रही है और आपकी कंपनी शेयर होल्डर्स का पैसा वापस लौटाने में सक्षम है। ब्रोकरेज उनको देते हैं जो आपके शेयर्स बिकवाने में हेल्प करते हैं, ब्रोकर्स होते हैं। क्लियर? स्टैम्प ड्यूटी हम गवर्नमेंट को देते हैं। स्टैम्प ड्यूटी बेसिकली जो कानून से संबंधित चीज़ें, हमको पेपर्स तैयार करने होते हैं, उसमें जो पैसा लगता है स्टैम्प ड्यूटी कहलाता है स्टूडेंट्स। लिस्टिंग चार्जेस बेसिकली अगर आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कराना चाहते हो तो उसका खर्चा अलग से होता है। ठीक है, तो ये सारे खर्चे आपको शेयर इशू करने में लग जाते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, फर्म जो है वो लो फ्लोटेशन कॉस्ट वाला ऑप्शन चुनना चाहेगी। तो ऐसे में डिबेंचर से पैसा उठाना आसान रहता है, क्योंकि डिबेंचर में ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको बस छोटा सा एक फॉर्म फिलअप कराना होता है लोगों से और डिबेंचर इशू हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फ्लोटेशन कॉस्ट अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो आप डिबेंचर से पैसा उठाएं, शेयर से मत उठाएं। फ्लोटेशन कॉस्ट अगर कम है तो डिबेंचर से आप कम पैसा उठा सकते हैं, ठीक है, और शेयर से ज़्यादा उठा सकते हैं क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट कम लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो पोजीशन। अब स्टूडेंट्स, ये कैश फ्लो पोजीशन बेसिकली कंपनी के पास कितना कैश है। जिस कंपनी के पास ज़्यादा कैश होता है स्टूडेंट्स, या उसकी कैश की ट्रांजैक्शन ज़्यादा हुई होती हैं, समझ लीजिए वो कंपनी के अकाउंट्स लिक्विड हैं और वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ऐसी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा उधार पे मतलब डेट लेना चाहिए, क्योंकि वो बड़े आराम से इंटरेस्ट निपटा देगी डिबेंचर होल्डर्स का। शेयर्स वाले कम ऑप्शन चुने क्योंकि इनका कैश फ्लो ज़्यादा अच्छा है। तो इस वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए शॉर्ट में अगर लिखूँ तो कैश फ्लो अगर अच्छा है तो डिबेंचर से हम पैसा उठा सकते हैं। कैश फ्लो अगर नहीं अच्छा है, मतलब इतना कैश नहीं है आपके पास, तो डिबेंचर से आप मत उठाइएगा। ठीक है, तो कैश ज़्यादा है तो आप पेमेंट कर सकते हैं, तो आप उधार ले सकते हैं। तो फर्म विथ स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन कैन ईजिली मेक इंटरेस्ट पेमेंट्स, दे प्रेफर डेट एज फाइनेंस। आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपको स्टूडेंट्स। सिमिलरली वीकर कैश फ्लो फर्म्स प्रेफर ओनर्स फंड। किसी कंपनी के पास अगर कैश कम है तो वो शेयर से पैसा उठा ले, ये सीधी सी बात है। लोगों को बोले कि शेयर्स आप हमारे ले लो और हमको कैश दे दो, जिसकी वजह से हमारा जो कैश फ्लो है वो अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से मैनेजमेंट को अपने डिसीजंस लेने होते हैं। लास्ट पॉइंट करेंगे स्टूडेंट्स, कंट्रोल कंसीडरेशन। अब देखिए, कंट्रोल बेसिकली हमेशा शेयर से कनेक्ट करना है इसको। जितना आप लोगों को शेयर इशू करोगे, लोगों को मालिक बनाते जाओगे, आप अपना कंपनी पे जो कंट्रोल है वो खोते जाओगे। क्या ये बात सही है? पहले एक आदमी था जो अकेला कंट्रोल कर रहा था,
लेकिन अब 2 आदमी आ गए हैं क्योंकि एक शेयर और बँट गया है। तो 2 आदमी मिलके कंट्रोल करेंगे तो पहले वाले की बात उतनी ही मानी जाएगी जितनी दूसरे वाले की बात होगी। तो इसी तरह पहले वाले ने अपना कंट्रोल खो दिया। उसी तरह अगर 100 शेयर होल्डर हो गए तो 100 लोग मिलके डिसीजन लेंगे। तो इस तरह से कंट्रोल पे असर पड़ता है स्टूडेंट्स। सो अगर आप सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, आप शेयर तो इशू मत करना, आप डिबेंचर से पैसा लेना, डिबेंचर से ज़्यादा पैसा लेना, शेयर से कम पैसा लेना। लेकिन अगर आप सेल्फ कंट्रोल जो है वो कम करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपोजिट कर देना, डिबेंचर से कम पैसा लेना है और शेयर से ज़्यादा पैसा लेना है। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि हमको फ़िलहाल पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, हमको कंट्रोल से इतना मतलब नहीं है, हम चाहेंगे कि सब लोग मिलके फ़ैसला लें। ये तब होता है स्टूडेंट जब ज़्यादा बड़ी कंपनी हो जाती है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा शेयर होल्डर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर मीडियम साइज़ कंपनी है या स्मॉल कंपनी है तो उसमें आप डिबेंचर से पैसा उठाएं तो वो बेहतर रहता है। सो यहाँ पे लिखा है इफ़ करेंट शेयर होल्डर्स वांट टू रिटेन कंट्रोल ऑफ द कंपनी देन दे शुड प्रेफर डेट। ठीक है, तो ये वाला डिसीजन भी आपको समझ आया। अगर शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि कंट्रोल हमारे पास रहे तो वो डेट से पैसा उठाएंगे, और अगर शेयर होल्डर चाहते हैं दे डू नॉट माइंड लॉस ऑफ कंट्रोल देन दे मे गो फॉर इक्विटी। तो अगर उनको इतना बुरा नहीं लग रहा है कि हमारा कंट्रोल चला जाएगा तो कोई बात नहीं, हम इक्विटी से पैसा उठा लेंगे। सो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि फाइनेंसिंग डिसीजन लेते समय कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक मैनेजर के डिसीजन पे असर डालती हैं। सो आई होप अब आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के डिसीजंस की हम बात कर रहे थे फाइनेंसिंग डिसीजन में। अब एक बार पैसा आ गया है तो उसके बाद कंपनी का अगला काम क्या है, इन्वेस्टिंग डिसीजन, मतलब उस पैसे को कहाँ कहाँ लगाएं कि कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो वो अगली क्लास में हमारा टॉपिक शुरू होगा जिसमें हम इन्वेस्टिंग डिसीजन पढ़ेंगे और उसके बारे में फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग भी करेंगे। आई होप ये क्लास आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाय बाय।